हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में जिस फंक्शंस होते हैं, जो क्या होता है, एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है और उसको वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब हम उसे यूज करना चाहें, यानी कि हम उसे कहते हैं कॉलिंग। ठीक है, तो हम जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो वो ब्लॉक ऑफ कोड एज इट इज ही बना रहेगा, और जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे यानी कि उसको इन्वोक करेंगे यानी उसे यूज करेंगे, तभी वो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। और ये रीयूजेबल होता है, जिससे कि क्या होता है, हमारा जो कोडिंग होता है, जो हम कोड कर रहे हैं, वो काफी सारा क्लीन हो जाता है, ड्राई कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से फंक्शंस होते हैं। तो जो सबसे पहले टाइप का फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, वो होता है फंक्शन डेक्लेरेशन। अब ये जो फंक्शन डेक्लेरेशन है, आई एम सो सॉरी, स्पेलिंग इसकी गलत हो गई है, तो आई विल से डेक्लेरेशन, या ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन कीवर्ड होता है। ओके, इट्स अ रिजर्व कीवर्ड, तो हम उसके लिए यूज करते हैं। तो लिखेंगे फंक्शन और फिर फंक्शन का नाम, और फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं कहता हूं ग्रीट, तो बेसिकली ग्रीट करने वाला है। उसके बाद हम इस पे पैरेंथेसिस डालते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर कोड लिखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक सिंपल सा कोड लिखता हूं। मैं कहता हूं console.log हेलो। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये जो अगर मैं इसको रन करता हूं, नोड इंडेक्स, तो ये कुछ कर नहीं रहा है, बिकॉज हमने फंक्शन को लिख दिया है, उसके अंदर का कोड भी डाल दिया है, बट हम उसे कॉल नहीं कर रहे। तो इसे कहते हैं कॉलिंग द फंक्शन और यूजिंग द फंक्शन और इन्वोकिंग द फंक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ फंक्शन के नाम को लेंगे, जो कि इसके इसमें ग्रीट है, और फिर हम इसे पैरेंथेसिस यानी कि इस ब्रैकेट के साथ इसको यूज करेंगे। तो यहां पर अब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एंड जब अगर मैं फिर से इस फाइल को रन करूं, तो देखिए मुझे टर्मिनल में क्या मिलता है, हेलो मिलता है। तो ये हो गया बहुत ही बेसिक फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अब ये जो फंक्शन होता है, इसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं, पैरामीटर्स भी डाल सकते हैं, यानी कि ये पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं दिखाता हूं आपको फंक्शन विद पैरामीटर्स। तो बेसिकली हम एक और फंक्शन बनाएंगे, हम कहेंगे से हाय, और ये जो से हाय नाम का फंक्शन है, लास्ट टाइम इसके पैरेंथेसिस के अंदर ये खाली था, अब इसके अंदर हम इसके अंदर क्या डाल सकते हैं, पैरामीटर डाल सकते हैं, नेम। तो ये नेम नाम का पैरामीटर दे रहा है, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसी नेम को मैं अंदर यूज कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ console.log, एंड फिर मैं क्या करूंगा, मैं बैकटिक्स का यूज करके स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करूंगा। मैं कहता हूँ हाई डॉलर एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स एंड से नेम। तो जो नेम है मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो अब इस फंक्शन को हमें कॉल करना है, मैं कहूंगा से हाई, और इससे अब हम इसे एम्प्टी नहीं कॉल कर सकते। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक आर्ग्यूमेंट चाहिए। तो बेसिकली बहुत सारे लोग जो है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन से किसको पैरामीटर कहते हैं, किसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो जब आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा पैरामीटर, और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, और पैरामीटर की जगह पर जो हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे एक आर्ग्यूमेंट देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ राजेश। तो अब अगर मैं इसको रन करूं, तो ये मुझे क्या देगा, हाय राजेश करके देगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं बता रहा था कि ये रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है, तो इस फंक्शन को मैं अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स के साथ यूज कर सकता हूँ। तो से हाय, और यहाँ पे कहता हूँ रॉनी, और फिर मैं कहता हूँ से हाय, और मैं यहाँ पे कहता हूँ करण,
तो देखिए यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को 3 बार कॉल करा और तीनों बार क्या करा, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स के साथ इसको कॉल करा है। अब मैं इसको नोड इंडेक्स पे रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास हाय राजेश, हाय रोनी एंड हाय करण आ रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि मैंने फंक्शन एक बार बनाया और उसको 3 बार यूज कर लिया। ठीक है, इसी को रीयूजेबिलिटी हम बता रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा फंक्शन। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं फंक्शन के साथ, यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक पैरामीटर के साथ इस फंक्शन को डिफाइन करा, हम मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन डिक्लेरेशन बना रहा हूं मैं, फंक्शन एडिशन, तो इसका काम है ऐड करना। अब ये दो नंबर्स लेगा a और b, मैं चाहूँ तो और भी नंबर्स ले सकता हूँ बट यहाँ पे मैं दो नंबर्स ले रहा हूँ। और फिर मैं क्या कहता हूँ console.log, मैं कहता हूँ a प्लस b। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ तो मैं कहता हूँ एडिशन और यहाँ पे दो नंबर पास करता हूँ 2 5। तो मुझे कंसोल में क्या दिखना चाहिए, 7 दिखना चाहिए। तो मैं कंसोल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ टर्मिनल को, सॉरी, एंड मैं कहता हूँ नोड इंडेक्स। टर्मिनल को बड़ा करके मैं पे नोड इंडेक्स लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे 7 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर है फंक्शन विद मल्टीपल पैरामीटर्स। तो ये है फंक्शन विद मल्टीपल पैरामीटर्स। अब क्या होता है कि फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर भी हो सकता है, फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर। अब ये क्या होता है इसके अंदर, देखिए यहाँ पर एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ एंड इस फंक्शन का नाम मैं लिख रहा हूँ स्पोर्ट। अब ये स्पोर्ट एक नेम पैरामीटर को लेगा एंड मैं इस पे console.log करना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ बैकटिक्स का यूज करके $name is exciting। राइट, तो मैं ये करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि अगर ये नॉर्मल फंक्शन होता तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता, स्पोर्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ता, उसके अंदर एक नेम देना पड़ता, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट। तो अगर मैं इसको रन करता और रन करता भी वो भी, तो मुझे क्या कहता है, क्रिकेट इज एक्साइटिंग बता रहा है। ठीक है, बट डिफॉल्ट पैरामीटर में क्या होता है कि हम इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि अगर किसी ने आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा फंक्शन को कॉल करते वक्त, तो इसका एक बैकअप होना चाहिए, एक डिफॉल्ट होना चाहिए कि फंक्शन क्रैश ना कर जाए। तो मैं कहता हूँ नेम इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ बुल राइडिंग। तो अगर आपने कहा स्पोर्ट और उसको कॉल किया स्पोर्ट्स को क्रिकेट के साथ, तो ये बताएगा क्रिकेट इज एक्साइटिंग। बट अगर मैं सिर्फ स्पोर्ट को कॉल करता हूँ विदाउट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट, तो ये डिफॉल्ट जाएगा और डिफॉल्ट क्या कहेगा, बुल राइडिंग इज एक्साइटिंग। तो मैं यहाँ पर नोड इंडेक्स को फिर से रन करता हूँ और मैं जैसे ही रन करता हूँ तो ये आ रहा है बुल राइडिंग इज एक्साइटिंग। राइट, तो ये है फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, इसके अलावा फंक्शन के अंदर होता है रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये कुछ इस तरीके से काम करता है जैसे कि ब्रेक काम करता है लूप्स के अंदर। तो अगर आपको ब्रेक नहीं पता क्या होता है, अगर आपको लूप्स नहीं पता क्या होता है, तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने लूप्स को एक्सप्लेन किया है जावास्क्रिप्ट के अंदर और उसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है। तो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, वो रिटर्न स्टेटमेंट करता है एग्जिट करता है फंक्शन को। ठीक है, यानी कि फंक्शन पूरा कॉल नहीं होगा, वो वहां तक रन करेगा जहां तक कि आपका रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट के नीचे कुछ भी कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको एक बार समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इस फंक्शन को, सॉरी, इस फंक्शन का एक नाम देते हैं। मैं कहता हूँ फंक्शन का नाम है लेट्स से कुकिंग। अब ये कुकिंग फंक्शन जो है ये क्या करता है, कुछ पैरामीटर लेता है।
मैं कहता हूं डिश 1 और डिश 2, सॉरी फॉर दैट, डिश 2 या एंड यहां पर मैं क्या कहता हूं, मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि console.log और मैं कहता हूं कुकिंग $dish1, ये मैंने लिखा और फिर मैं यहां पर एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख देता हूं, जस्ट की एक रिजर्व्ड कीवर्ड है ये, ठीक है, इसको हम कहीं पे भी ऐसे यूज नहीं कर सकते, ये रिजर्व्ड है इनसाइड जावास्क्रिप्ट। तो रिटर्न करता हूं और उसके नीचे मैं लिखता हूं console.log और मैं कहता हूं कुकिंग और फिर मैं कहता हूं डिश 2। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, तो मैं इसको फंक्शन को कॉल करता हूं, मैं कहता हूं कुकिंग और यहां पर दो इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करता हूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल maybe, oh so sorry, let's remove that, yeah, so इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करता हूं, लेट्स से फिश और दूसरा लेट्स से मटन। तो अब बहुत लोगों को ये लग सकता है इसके अंदर कि ये दोनों पास होंगे तो हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो लिखेगा कुकिंग फिश एंड कुकिंग मटन, राइट। बट जब मैं इसको कॉल करता हूं अभी, तो देखिए इसके अंदर सिर्फ कुकिंग फिश आया, कुकिंग मटन तो आया नहीं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि ये रिटर्न स्टेटमेंट बीच में आ गया। तो क्या हुआ, जो फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स रन होगी वो रिटर्न से सिर्फ ऊपर ऊपर वाले स्टेटमेंट्स रन होंगे, रिटर्न से नीचे वाले स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाएगा। यानी कि फंक्शन जो है इस स्टेटमेंट पे एग्जिट कर जाएगा और इसके अंदर का, उसके नीचे का कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है रिटर्न स्टेटमेंट फॉर एग्जिटिंग अ फंक्शन। और ध्यान ये रखना है कि अगर आपको कुछ भी रन करवाना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फंक्शन के अंदर, उसको रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर रखें, क्योंकि अगर उसके नीचे रखेंगे तो वो रन नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन जब हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि हम उसको बना रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो हर बार कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, वो कुछ ना भी रिटर्न कर सकता है। और कभी कभार हम ऐसे फंक्शंस भी बनाते हैं जिसके अंदर क्या होता है, हम कोई वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे वैसे फंक्शन विदाउट एनी रिटर्न वैल्यू, उसके अंदर क्या है कि अगर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं और मैं कहता हूं ऐड, और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर ले रहा हूं ए एंड बी, और फिर मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं ए प्लस बी। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये फंक्शन हमें कुछ भी वापस नहीं देगा। जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसके अंदर से हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। तो अगर हम इस ऐड फंक्शन को कॉल करें और हम इसमें कहते हैं 2 and 3, तो ये हमें 5 एज अ वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा, बिकॉज हमने यहां पर इस फंक्शन के अंदर सिर्फ ए और बी को ऐड किया है, लेकिन हमने ये बोला ही नहीं कि उसको ऐड करने के बाद हमें उसे रिटर्न भी करना, उस वैल्यू को मुझे रिटर्न भी करो। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो मुझे टर्मिनल में 5 देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास टर्मिनल पे 5 नहीं है। तो ये ऐड कर देता है बट बेसिकली कुछ रिटर्न नहीं करता। इसके अगेंस्ट में फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू, तो उसके अंदर क्या होगा, ये सेम फंक्शन अगर मैं कॉल करता हूं यहां पे, और ऊपर वाले को मैं कमेंट आउट कर देता हूं, सेम फंक्शन को कॉल करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसमें से जो वैल्यू ऐड होके आए वो मुझे मिले, तो जस्ट उससे पहले मुझे ये रिटर्न कीवर्ड लिखना होगा। तो मैं रिटर्न ये कीवर्ड लिखूंगा तो ना ही केवल ये दोनों को ऐड करेगा, बल्कि ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू को भी मुझे वापस करेगा। तो अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा,
5 मिलेगा, लेकिन टर्मिनल में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि मैंने सिर्फ रिटर्न करवाया है। ठीक है, मैंने उसको प्रिंट नहीं करवाया। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं console.log करता हूं और उसके अंदर इस ऐड फंक्शन को कॉल करता हूं। तो क्या करेगा, ये ऐड फंक्शन 2 और 3 को लेगा, उसको प्लस करेगा, उसको ऐड करेगा, फिर उसे उसको 5 मिलेगा और उस 5 को मुझे रिटर्न करेगा और वो जो 5 होगा वो फाइनली कंसोल में प्रिंट होगा। तो मैं इसको रन करता हूं तो देखिए मुझे कंसोल में 5 देखने को मिलता है। सो बेसिकली हमारे पास फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर कभी कोई रिटर्न वैल्यू होती है, कभी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती है। बेसिकली हम क्या चाहते हैं फंक्शन से वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ एक, और फंक्शन में कहता हूँ फॉर एग्जांपल इन्फो, और ये जो इंफॉर्मेशन वाला फंक्शन है ये क्या करता है, console.log करता है और मैं कहता हूँ द टाइम इज 23:18, राइट। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, इस इन्फो फंक्शन को अगर मैं कॉल करता हूँ तो देखिए ये मुझे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ कंसोल में प्रिंट कर देगा बट रिटर्न वैल्यू इसकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे कंसोल में क्या दिखने को मिलेगा, द टाइम इज 23:18। ओके, बट आपको लग सकता है कि ये रिटर्न करा है तभी तो प्रिंट करा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे अगेंस्ट अ वेरिएबल, राइट। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ const more info। इस more info वेरिएबल को मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू इस info नाम के फंक्शन के अगेंस्ट रख देता हूँ। यानी कि मैं चाहता हूँ कि जो अगर info से कोई भी वैल्यू रिटर्न हो रही है ना कॉलिंग के बाद, वो इस more info के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ console.log मोर इन्फो को प्रिंट करता हूँ बेसिकली। तो मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें फ्लो को समझते हैं। पहले मैंने फंक्शन बनाया जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, बेसिकली वो एक प्रिंट कर रहा है कंसोल में द टाइम इज, जो भी टाइम आ रहा है। और उस अगर मैंने कहा कि अगर उसमें से कोई वैल्यू आ रही है तो उस वैल्यू को स्टोर कर दो इस वेरिएबल के अंदर और उस वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको प्रिंट करके अभी हम। तो देखिए ये वेरिएबल मुझे क्या दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है, बिकॉज इसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, देयर इज नो वैल्यू इनसाइड इट, क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। कंसोल में कुछ प्रिंट करना कोई रिटर्न नहीं माना जाता है, तो वो रिटर्न है नहीं। रिटर्न स्पेसिफिकली रिटर्न कीवर्ड से होता है, हमें ये वर्ड लिखना होगा जो कि एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हमें वो लिखना होगा तभी रिटर्न माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ही हो गया। इसके अलावा हमारे पास दूसरे टाइप का फंक्शन होता है, वो होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। अभी जो फंक्शन एक्सप्रेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ये वेरिएबल स्टाइल में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था से हाई, अगर इसी टाइप के फंक्शन को मुझे फंक्शन एक्सप्रेशंस के साथ लिखना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं कहूंगा const से हाई इक्वल्स टू, फिर मैं फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन को एनोनिमस रखूंगा, मतलब उसका कोई नाम नहीं दूंगा। ठीक है, ये इस तरीके से। तो आपने फंक्शन बनाया, ठीक है, और उसके बाद उसका नाम को स्किप कर दिया, तो फंक्शन के इसी को फंक्शन का नाम माना जाएगा, से हाई को ही ट्रीट किया जाएगा एज अ फंक्शन नेम। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। और मैं कहता हूं console.log हेलो एवरीवन। अब मैं ऊपर जितना भी है सबको कमेंट आउट कर देता हूं और फिर मैं क्या करता हूं, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं। तो अब फंक्शन के नाम को किसको कंसीडर किया जाएगा, से हाई को ही एज अ फंक्शन नेम कंसीडर किया जाएगा। तो मुझे से हाई नाम से ही इस फंक्शन को कॉल करना है बेसिकली। और जैसे मैं इसको कॉल करता हूं और फिर मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं अपने टर्मिनल में, मैं कहता हूं नोड इंडेक्स, तो देखिए मुझे मिल रहा है हेलो एवरीवन। तो ये है फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर आप पैरामीटर्स भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं से हाई, जैसे मैंने बोला हेलो एवरीवन, एंड मैं कहता हूं
मोर क्वेश्चन, इसके अंदर एक मैं क्या दे देता हूँ, मोर क्वेश्चन नाम से एक पैरामीटर डाल देता हूँ। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स डालूंगा, तो मैं कहता हूँ से हाई टू एवरीवन, तो उसके लिए मैं सबसे पहले प्रिंट होगा हेलो एवरीवन, और उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस मोर क्वेश्चन को यूज करना चाहता हूँ अपने फंक्शन में। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर लेता हूँ, मैं यहाँ से हटाता हूँ, मैं इसको बैकटिक्स यूज कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ हेलो एवरीवन, और फिर मोर क्वेश्चन इसके अंदर डाल। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर कहता हूँ से हाय, और मैं कहता हूँ हाउ आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क। तो अब जब मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे को मिलना चाहिए हेलो एवरीवन हाउ आर यू डूइंग। तो ये मुझे यही मिला, हेलो एवरीवन हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, इसके अंदर गुड। तो ये हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन। इसके अलावा हमारे पास आता है एरो फंक्शंस, जो कि ES6 में आया है हमारे पास। अब ये जो एरो फंक्शन होता है, ये क्या होता है, बहुत ही लाइक शॉर्ट हैंड तरीका है फंक्शन को लिखने का, और इससे क्या होता है, बहुत फास्ट आप फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये लिखते कैसे, इसको लिखते हैं हम फंक्शन एक्सप्रेशन के स्टाइल में। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट एडिशन। अब इसके लिए क्या होता है, ये हमें क्या पास करना पड़ता, हमें इसके अंदर क्या करना पड़ता है, ये पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ता है, राउंड ब्रैकेट्स, फिर इस तरीके से हम एरो लगाते हैं, और फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब मैं ऐड करना चाहता हूँ दो नंबर को, तो मैं कहता हूँ A B, और मैं कहता हूँ रिटर्न A प्लस B। बेसिकली ये है। तो आप देखेंगे कि ये स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि फंक्शन एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, बट इसके अंदर फंक्शन वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, जो रिजर्व कीवर्ड है फंक्शन, उसको यूज नहीं करते हैं। इसको इस तरीके से लिखा जाता है जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं अभी एडिशन को, और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स पास करूं 10 27, तो ये मुझे क्या देना चाहिए, 37 देगा। बट बेसिकली मुझे प्रिंट करके दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको console.log से सराउंड कर देता हूँ। तो अब मुझे क्या है, कंसोल में क्या दिखना चाहिए, 37 दिखना चाहिए, जो कि मेरे को यहाँ पे 37 मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट तरीका है फंक्शन लिखने का। इसको और शॉर्ट बनाया जा सकता है अगर आपके फंक्शन के ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक सिंगल लाइन है, तो आपको ये रिटर्न कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसी फंक्शन को क्या करता हूं, मैं दोबारा से लिखता हूं। मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दोनों फंक्शन आपको साइड बाय साइड रहे तो आपको पता चलेगा। कॉन्स्ट ऐड, ठीक है, ये भी क्या करता है, दो नंबर लेता है A और B, और ये क्या करता है A प्लस B। बेसिकली बस इतना, ये दोनों कोड सेम है। ठीक है, इसमें रिटर्न कीवर्ड का भी यूज नहीं करना पड़ता। अगर आपकी सिंगल लाइन आप मतलब आपने सोचा कि एक फंक्शन बना रहा हो जिसके फंक्शन ब्लॉक के अंदर सिर्फ सिंगल लाइन है, तो यू डोंट हैव टू यूज अ रिटर्न स्टेटमेंट ऑल्सो। आप सीधा इस एरो के सामने ही उसको लिख देंगे तो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और लिख के दिखाता हूँ, कॉन्स्ट ग्रीट, जैसे मैंने बताया था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक इस तरीके से बनाऊंगा मैं फंक्शन को, और सिर्फ क्या करूंगा, console.log हेलो, बस इतना सा ही काम है इसके अंदर। अब मैं इन दोनों फंक्शंस को कॉल करता हूँ, देखेंगे कि इसकी वैल्यूज जो आएगी, ऑब्वियसली इसको मुझे क्या करना है, console.log में प्रिंट करना होगा। तो मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ, नीचे ले आता हूँ,
और यहाँ पर एडिशन की जगह पर ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा नंबर मैं चेंज कर देता हूँ 12 + 13, तो मुझे 25 दिखना चाहिए और उसके बाद नीचे जो है मैं सिर्फ ग्रीट फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको कॉल करता हूँ, तो देखिए मुझे पहले लाइन नंबर 79 से 37 मिल रहा है, फिर लाइन नंबर 80 से 25 मिल रहा है और लाइन नंबर 81 से मुझे ग्रीट मिल रहा है। तो ये है एरो फंक्शन इन ES6 के अंदर ही एरो फंक्शन है। इसके अलावा हमारे पास होता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। पर उससे पहले मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए एनोनिमस फंक्शंस क्या होता है। एनोनिमस फंक्शंस, अब ये जो एनोनिमस फंक्शंस होते हैं बेसिकली ये कुछ इस तरीके के फंक्शंस होते हैं जिनका कोई नाम ही नहीं होता है। आप देखेंगे अभी तक जितने भी फंक्शंस हमने बनाए सबका कुछ ना कुछ तो नाम है, चाहे वो फंक्शन हमने बनाए फंक्शन डिक्लेरेशन मेथड से या फिर फंक्शन एक्सप्रेशन मेथड से या फिर हम एरो फंक्शन का यूज कर रहे हैं, उसका एक नाम तो है और उसी नाम से हम फिर उसको कॉल भी कर रहे हैं। बट ये एनोनिमस फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि इस तरीके के ऐसे फंक्शंस होंगे हम उसको कॉल ही कैसे करेंगे अगर इन फंक्शंस का नाम नहीं है। तो बेसिकली ये जो फंक्शंस होते हैं ये एज अ कॉल बैक फंक्शन यूज किए जाते हैं, ठीक है, इन हायर ऑर्डर फंक्शंस के अंदर, इन सम हायर ऑर्डर फंक्शंस। मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझ जाता हूं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सेट टाइम आउट। अब ये जो सेट टाइम आउट है ये अपने अंदर क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है। अब उस कॉल बैक फंक्शन को जो हम फंक्शन इसके अंदर पास करेंगे उसके अंदर हम नेम फंक्शन भी नेम फंक्शन भी पास कर सकते हैं। मैं फंक्शन को पहले डिक्लेयर कर लूं फिर उसके अंदर पास करूं, बट ये हमें अलाउ करता है कि हम इसके अंदर एनोनिमस फंक्शन भी पास कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे फंक्शन। अब देखिए कि मैंने फंक्शन का कोई नाम नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन लिखा है बट फंक्शन को कोई नेम नहीं दिया है, ठीक है। और मैं कहता हूं console.log, मैं कहता हूं दिस इज एन एनोनिमस फंक्शन, और ये एक दूसरा पैरामीटर लेता है सेट टाइम आउट जो कि कितने टाइम बाद है, तो मैं कहता हूं 3 सेकेंड्स। तो अगर अब क्या होगा, ये जो सेट टाइम आउट है, ठीक है, ये 3 सेकेंड बाद क्या करेगा, हमारे कंसोल में प्रिंट कर देगा दिस इज एन एनोनिमस फंक्शन। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर नोड इंडेक्स को कॉल करता हूं और वेट करते हैं 3 सेकेंड्स का, और देखिए 3 सेकेंड बाद इसने प्रिंट कर दिया दिस इज एन एनोनिमस फंक्शन। तो इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, सो दैट इज बेसिकली एन एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, IIFE, इफी कहते हैं इसको। अब ये क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि एक फंक्शन है और वो भी एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। तो इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशंस एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जैसे कि हम उनको बनाया तुरंत ही हम उसे कॉल करते, इमीडिएटली कॉल किया जाता है उनको, ठीक है, उसको इमीडिएटली रन किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फंक्शन क्या होता है, वो ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जिनको कि हम जब कॉल करेंगे तब वो रन होगा, लेकिन इनको बनाने के साथ साथ ही कॉल कर दिया जाता है, ठीक है। और ये एनोनिमस फंक्शंस होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन console.log runs, ये मैं कहता हूं this function runs immediately। अब क्या होगा, ये जो फंक्शन है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे राउंड ब्रैकेट से इसको करना पड़ेगा एंड फिर हम एक और राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब मैं जैसे ही मैं इसको रन करता हूं
तो देखिए दिस फंक्शन रन्स इमीडिएटली और उसके बाद आ रहा है दिस इज एन एनोनिमस फंक्शन। अब इन केस आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यू नो कोड तो ऊपर से नीचे तक रन होता है, टॉप टू बॉटम रन होता है, तो नीचे वाला कोड पहले कैसे चला गया, क्योंकि नीचे वाला कोड पहले कैसे चल पड़ा, ऊपर वाला कोड क्यों बाद में चला। ठीक है, एक दिमाग में ही आ सकता है, और दूसरा ये आ सकता है कि नीचे वाला कोड 3 सेकंड बाद चलना चाहिए था, पहले ये वाला प्रिंट होगा 3 सेकंड बाद, उसके बाद नीचे वाला चलना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि फिर आपको एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, असिंक जावास्क्रिप्ट जिसे कहते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, और आप उन दोनों वीडियोस को देखिए, मैंने प्रोमिसेस और असिंक अवेट पे वीडियोस बना रखे जिसके अंदर मैंने बताया कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होता क्या है। उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस नेचर को कि ये क्यों हो रहा है। बट बेसिकली यहाँ पर जब 3 सेकंड का इसको वेट करने के लिए बोला जाता है तो जावास्क्रिप्ट आगे के फंक्शंस को रोकता नहीं है, उनको प्रिंट कर देता है। ऐसा नहीं है कि 3 सेकंड अगर इस वाले फंक्शन को प्रिंट होने में लगेगा तो बाकी का एग्जीक्यूशन रोक देगा, नहीं, बाकी का एग्जीक्यूशन चलता रहेगा और जब इसका वैल्यू आ जाएगा तो उसको प्रिंट कर देगा। तो इसी वजह से ही हुआ है। बट बेसिकली अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो असिंक अवेट और प्रोमिसेस वाला जो वीडियो मैंने बनाई है वो आप देख सकते हैं, मैं उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। राइट, तो यहां पर ये हो गया है इफी, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशंस। अब मैं इसको ये करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, कॉल बैक फंक्शंस होते हैं। अभी जो कॉल बैक फंक्शंस होते हैं बेसिकली ये एक दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास किया जाता है। ठीक है, और जो फंक्शन इसको एज अ पैरामीटर लेता है उसे कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस। तो हायर ऑर्डर फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन का एक रिलेशनशिप है। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेता है, ठीक है, अपने अंदर। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट ग्रीट, इसी को लेते हैं बार बार ताकि आपको समझ में आए। और यहां पर एक मैं फंक्शन क्रिएट करता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं कहता हूं एक कॉल बैक नाम का इसके अंदर मैं पैरामीटर ले रहा हूं, और ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है कॉल बैक को। तो बेसिकली यहां पर ये एक फंक्शन लेता है, ठीक है, और रिटर्न करता है उस फंक्शन को कॉल करके जो वैल्यू मिलेगा उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, अब यहां पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, एक और फंक्शन बना रहा हूं, तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट ग्रीटिंग, और मैं यहां पर इस फंक्शन को क्रिएट करता हूं और मैं कहता हूं रिटर्न हेलो। राइट, अब मैं क्या करता हूं, तो आपके पास ये दो फंक्शन बन गया। जो ऊपर वाला फंक्शन है वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन है क्योंकि वो एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर ले रहा है और उसको अपने अंदर यूज कर रहा है। और जो नीचे वाला फंक्शन बनाया है वो एक कॉल बैक फंक्शन है क्योंकि वही एज एन आर्ग्यूमेंट पास होने वाला है ऊपर वाले फंक्शन के अंदर। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं console.log, क्योंकि मुझे प्रिंट करके दिखाना है इसलिए मैं कहता हूं ग्रीट, हायर ऑर्डर फंक्शन को कॉल करता हूं और उसके अंदर मैं ग्रीटिंग्स को पास कर देता हूं कुछ इस तरीके से। राइट, तो अब मैं अगर इसको रन करूं नोड इंडेक्स को, तो देखिए मुझे क्या मिलता है, हेलो मिलता है। तो ये हेलो कैसे मिला, इस हायर ऑर्डर फंक्शन ने
इस कॉल बैक फंक्शन को यूज किया अपने पैरामीटर्स के अंदर, और जब इस कॉल बैक फंक्शन ने हेलो को रिटर्न किया तो इस हायर ऑर्डर फंक्शन ने उसी वैल्यू को वापस रिटर्न कर दिया। तो यहां पर आप दो कॉन्सेप्ट एक साथ में समझे, कॉल बैक फंक्शंस एंड हायर ऑर्डर फंक्शन। अब हायर ऑर्डर फंक्शंस वो भी होता है जो कि एक फंक्शन को रिटर्न करता है, एक दूसरे फंक्शन को रिटर्न करता है। तो बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शंस वो होते हैं जो या तो एक फंक्शन को एज अ कॉल बैक, एक दूसरे फंक्शन को एज अ कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं इन द पैरामीटर्स, या फिर वो एक नए फंक्शन को रिटर्न करते हैं, राइट। तो वो होता है हायर ऑर्डर फंक्शन। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था लूप्स वाले वीडियो में। अगर आपने लूप के वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से लूप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। बट बेसिकली उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब हम एरे मेथड्स को यूज कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज कर रहे थे फॉर ईच या मैप मेथड जैसे यूज कर रहे थे, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम उसके अंदर एक फंक्शन को यूज कर रहे थे, ठीक है। तो और वो जो है, इसका मतलब ये है कि फॉर ईच या जो मैप है वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि अपने अंदर एक दूसरे कॉल बैक फंक्शन को यूज करता है, जैसे कि इस केस में हुआ है, राइट। बट बेसिकली अगर आप चाहे तो आप उस लूप वाले वीडियो को जाके देख सकते हो, उसके अंदर मैंने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, राइट। सो ये था सारा वर्क रिलेटेड टू फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। मैंने इसे एक वीडियो में आपको सारे फंक्शंस से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि फंक्शंस किस तरीके से होता है, कैसे काम करते हैं, किस किस तरीके से आप फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो अगर ये एक वीडियो आप देखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो फंक्शन वाला पार्ट है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उसमें फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको मेरे इस तरीके के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं जो रैंडम जावास्क्रिप्ट टॉपिक्स पे बन रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एक्टिव रहे, मुझे बताइए कि मैं इसके अंदर कौन से सुधार कर सकता हूँ। अगर कोई इशू है इसके अंदर तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, फीडबैक मुझे दीजिए आप, आई विल वर्क ऑन दोज फीडबैक। और मुझे ये भी बताइए कि कौन से रैंडम जावास्क्रिप्ट टॉपिक पे आप अगला वीडियो चाहते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।